बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं। क्या लेकर आए हैं? 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये चल रहा है हमारा। इसमें हमारा क्या चल रहा है? लेक्चर नंबर 2 आया है हमारा। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या बात करेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक, तो मतलब केमिकल कंपोजिशन किस तरह से होता है, कौन कौन से रूल्स उसमें फॉलो होते हैं, कौन कौन से लॉज उसमें फॉलो होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, ये आपका हमारा प्यारा सा चैनल। ऊपर से छोटा सा नाम डाल देते हैं। ठीक है, हाँ तो पहला हमारा लॉ क्या आता है? स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन के लॉ से। तो पहला हमारे पास लॉ क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इस बता मिटा दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमसे क्या कहता है? ये रूल या ये लॉ हमसे क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, कोई भी हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कैसा रहता है? सेम रहता है। क्या समझे? कि मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है? जो हम, जिसे हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, आगे केमिकल रिएक्शन आपके सामने आ सकती है कि यहाँ का मास ज्यादा है या यहाँ का मास कम है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो जब हम आइंस्टाइन के इक्वेशन पढ़ते हैं कि इक्वल टू mc², तो वो उससे इक्वल हो जाता है, तब भी मास उसका निकल के इक्वल ही आता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका मास कम और इसका मास ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाता है, तब भी E इक्वल टू mc² से इक्वल होके लगभग बराबर है। ठीक है, तो क्या कहता है केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं किसी भी रिएक्शन से किसी भी रिएक्शन में बराबर होते हैं। एक तरीके से और लिख सकते हैं कि मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, बच्चे सवाल उठा सकते हैं, कोई भी सवाल उठा सकता है कि सर कभी कभी हमें पता चलता है कि हमने रिएक्टेंट ज्यादा लिया और प्रोडक्ट कम हमारे पास बना, तो हो सकता है कि बच्चे उसमें से कुछ गैस बाहर निकल गई हो, या हो सकता है उसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल गई हो, या हो सकता है उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल गए हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा तो भी इसका जो मास होता है आपका कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। अगर एक एटम भी बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, तो भी मास में अंतर आ जाएगा। लेकिन जो मास बिफोर रिएक्शन है और मास आफ्टर रिएक्शन है, अगर कोई लॉस हम ना माने, एजम्पशन मानते हैं कि कोई लॉस नहीं हुआ है रिएक्शन में, तो मास बिफोर रिएक्शन और मास आफ्टर रिएक्शन बराबर है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। C+O2 से हमारे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। C+O2 से क्या बना हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो C का मास क्या होता है? 6C12 होता है। O क्या होता है? 8O16 होता है। तो ये कितने एटम है? कितने एटम है कार्बन के? एक है, यानी कि 12 ग्राम।
ये कितने हैं, 2 एटम है, यानी कि 2 × 16 ग्राम, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बना, CO2 बना। तो ये कितना आया, 12 प्लस 32 कितना आया, ये आ गया आपका 4 और 3 1 4 ग्राम। यहाँ देखो 12 इसका प्लस 32 O2 का, तो यहाँ भी कितना आ गया आपके पास, 44 ग्राम आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन प्रूव, LMC जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक ही बात है, जो वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है कि जहाँ भी रिएक्शन से पहले भी इतना रहा, रिएक्शन के बाद भी इतना रहा। वाटर बनाते हैं, देखो वाटर कैसे बनता है, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। बैलेंस कर लो इसे, यहाँ पे हमने 2 लगा दिए तो 4 हो गए, यहाँ पे हमने 2 लगा दिए। अब देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 × 4, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 है मॉलिक्यूल, 2 × 16 कितना हो गया आपका 4, और ये कितना हो गया आपका 32 हो गया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 32। यहाँ भी LMC हमारा जो है वो प्रूव हो गया, 36 ही इधर आ रहा और 32 प्लस 4 यानी कि 36 ही इधर आ रहा। तो यहाँ पर हमारा LMC प्रूव हो गया है कि किसी भी रिएक्शन में अजम्पशन हम ये मानते हैं कि कोई भी हमारा लॉस नहीं हुआ है, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकली है, कोई भी गैस बाहर नहीं निकली है, ये अजम्पशन मानते हैं। तो अगर ये अजम्पशन मान के चलते हैं तो मास बिफोर रिएक्शन और मास आफ्टर रिएक्शन जो होता है वो बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर, इसे बता लो। इसे उतारो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बता दो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्या कहता है क्वेश्चन। 1.5 ग्राम of C2H6 on complete combustion कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है कि अगर इस वर्ड का मतलब देखो, इसका मतलब होता है बर्न इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, और कंप्लीट का मतलब होता है नो रेसिड्यू, मतलब कुछ बचता नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट बने हैं वो बन जाते हैं और कुछ बचता नहीं है, इसे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। अगर यहीं पे आप मानते ना कि इनकम्प्लीट कंबशन, तो इसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाए। क्वेश्चन में आपको जो मेंशन किया हुआ है कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि आपको अजम्पशन मानना है कि कोई एनर्जी बाहर नहीं निकली है, कोई गैस बाहर नहीं निकली, कोई हीट बाहर नहीं निकली है। कंप्लीट कंबशन हुआ है मतलब जितना रिएक्टेंट था वो सबका सब प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं निकला, ठीक है। कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम of CO2 and 2.7 gram of H2O, ठीक। Prove the LMC, LMC मतलब law of mass conservation, law of mass conservation। मार्कर ज्यादा हल्का हो गया, देखना जरा, मास थोड़ा सा हल्का हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं फिर इंक डालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करके फिर इंक डालते हैं, बहुत ज्यादा हल्का हो रहा है। तो कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है कि C2H6 को हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बनाया इसने, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है
और एक हमारे पास वाटर बनाया है, यानी कि CO2 बनाया है और वाटर बनाया है, और कोई भी बाहर से ना हमने रिएक्टेंट में डाली है ना प्रोडक्ट में बाहर। तो देखो कार्बन के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ हम निकाल देंगे 2। अब देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं, यहाँ 2 हैं, तो बाहर 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे। अब देखो ये 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि ऑक्सीजन के कितने हैं, 7 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, या तो 3.5 लगा सकते हैं ना, लेकिन रिएक्शन में फ्रैक्शनल में नहीं लिखा जाता है, काउंट में नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ हम लगा देंगे 7/2। कंप्लीट कंबशन हुआ, ये बन गया हमारे पास। अब ये कितना है, 1 मोल है, और ये कितना है, 3.5 मोल है। ठीक है, सुनो बात कि ये 1 मोल है, ये 3.5 मोल है। ये कितना बना हमारे पास, 2 मोल, और ये कितना बना हमारे पास, 3। ठीक है, जो बाहर वाले होते हैं मोल होते हैं ना, कि पूरा का पूरा एक पूरा अलग मॉलिक्यूल, फिर अलग मॉलिक्यूल, फिर अलग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अब देखो 1 मोल में कितना मास आता है, कार्बन कितना है, 12, 6C12 और 1 1 इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 इंटू 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 1। ठीक है, कितना हो गया आपके पास, 24, और ये कितना हो गया आपके पास, 6, यानी कि इसका मास कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया। ये कितना हो गया, 3.5 मोल है, 3.5 मोल है, यानी कि 2 से 2 काट दो तो 7, 2 से 2 काट दो तो 7 ओके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी कि 7 इंटू 60 42, 4 कैरी 7 7 11, 112 ग्राम दिया गया। CO2 अभी हमने निकाला था, कितना था, 44, 2 इंटू 44, वाटर हमने निकाला था, कितना था, 18, यानी कि 3 इंटू 80। ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 88 ग्राम, 2 इंटू 44 ग्राम इज इक्वल टू 88 ग्राम, और ये कितना हो गया आपके पास, 54। ये हमें दिया हुआ है। अब देखो कि 1.5 ग्राम से कितना बन रहा, 4.4 ग्राम, तो आपके पास ये बन रहा CO2, और 2.7 ग्राम हमारे पास H2O बन रहा। तो हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कि अगर ये देखो 30 ग्राम है, अगर ये 30 ग्राम है तो ये 112 ग्राम है। अगर ये 30 ग्राम है तो ये 112 ग्राम है ना, यानी कि 30 ग्राम ऑफ C2H6 react with 30 ग्राम ऑफ C2H6 रिएक्ट विद कितना, 112 ग्राम ऑक्सीजन, और हमें दिया हुआ कितना है, 1.5 ग्राम दिया हुआ है। तो 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 रिएक्ट विद कितने से करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, 112 दिखाई दे रहा नहीं सकता, दिखाई दे रहा है, 112 इंटू कितना है, 1.5 अपॉन 30, 1.5 अपॉन 30, पॉइंट हटाओ 0, 15 दूनी 30, यानी कि 112/20। ठीक है, 112/20 कितना जाएगा लगभग, ये आपका जाएगा 100 जाएगा 5 बार, 5.5 4 5.54 ग्राम ऑक्सीजन, 5.54 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.5 ग्राम C2H6 आ गया,
4.4 ग्राम CO2 आ गया, 2.7 ग्राम वाटर आ गया और 5.54 ग्राम ऑक्सीजन। इसको उतारो फिर सॉल्व करो, नीचे नीचे का मिला। बच्चे नहीं होते बिल्कुल एक एक चीज बतानी पड़े। सीधी सी बात है कि हमने पहले रिएक्शन लिखी, फिर इसको बैलेंस किया, फिर देखा कि कितने कितने ग्राम है, फिर देखा कि इसके ग्राम से कितने ग्राम कर रहा, तो इतने ग्राम से कितने ग्राम करेगा, सिंपल सी बात है उतने ग्राम करेगा। ठीक है, 5.54 ग्राम हमारे पास, लिख लेते हैं इसको एक जगह। क्या आया? 5.54 ग्राम ऑक्सीजन आया। बता दो। अब देखो इन सबको हटा दो। 1.5 ग्राम हमारे पास C2H6 और 5.5 ग्राम हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। 4.4 ग्राम हमारे पास ये है, 5.54 आया ना, 5.54 और ये 1.5 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है? 4.4 और वाटर कितना दिया है हमको? 2.7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 1.5 प्लस 7.5, 1.5 प्लस 5.5 7, 7.04। ये कितना आया? 4 2 6 7 4 क्या है? 7.1, ऑलमोस्ट। ठीक है, कंप्लीट कंबशन हुआ है लगभग हमारा बिल्कुल सेम आ गया, इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं। 7.04 और 7.1 0.06 का अंतर है। वो कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा ग्लिच हुआ होगा, कैलकुलेशन में बताते हैं कहां ग्लिच हुआ होगा। 112 है ना, 20 5 100 12, हाँ हो गया ना, 12 हो गया, पॉइंट लगाया 0 और 6, 5.54 नहीं, ये सीधा 5.6 आ जाएगा। तो देखो 15 7 से 11 एक कैरी 5 और एक 6 और एक 7.1 और इधर भी आ गया हमारे पास 7, थोड़ा सा उसमें लिख लो। ठीक है, ये हो गया सॉल्व हमारा। इसे काट लो, मैं जरा अपनी मार्कर को निकला दूं। हो गया, चलिए। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आती हैं, छोटी मोटी चीजें आती हैं इसके ऊपर, इतना लंबा जाता है। ठीक है, और तो उसमें वैसा देख लेते हैं, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, मतलब तैयार कर लेंगे और नीचे अकाउंट मेंशन कर दिए जाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे व्हाट्सएप का हो, जिसको नीड हो वो मांग तैयार हम कर देंगे। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं कि प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, रैंडमली बच्चे जुड़ते हैं कोई भी। ठीक है, तो हम आपको भेज देंगे, आप हमें एक बार जो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट मिलेगा उसमें मैसेज कर दीजिए कि सर हमको इसकी डीपीपी चाहिए, वो आपको भेज दीजिएगा। दूसरा क्या आता है हमारे पास? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमसे क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमसे ये कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे अमोनिया है, कोई भी कंपाउंड है, वो आप किसी भी तरीके से बनाओ, उसे आप किसी भी तरीके से बनाओ,
चाहे लैब में बनाओ, चाहे अपने घर में बनाओ, चाहे अपने स्कूल में बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है। क्या समझो कि कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसे आप किसी भी तरीके से बनाओ, आप चाहे बाहर से खरीद के लेकर आओ, बना बनाया लेकर आओ, या अपने घर पे बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार करके, या अपने लैब में बनाओ, या किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बनाओ, कहीं भी बनाओ, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो रेशियो है वो हमेशा सेम है। एक नदी है, ठीक है, एक हमारी टंकी है घर वाली, और एक हमारा पीने का पानी है जो हमने गिलास में भर रखा है। देखो नदी के पानी का भी फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है। गंदा साफ की तो बात अलग है कि उसमें कितनी गंदगी है, कितना उसका बीओडी है, कितनी उसमें इम्प्योरिटी है, वो सब चीजें तो बात की है। लेकिन जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उसका एक मॉलिक्यूल उठा के देखो कि वो तो वाटर का ही मॉलिक्यूल निकलेगा ना, उसमें तो गंदगी नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई गंदगी थोड़ा ना घुसी है। हाइड्रोजन वाटर के अंदर गंदगी मिल गई है, लेकिन वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में थोड़ा ना गंदगी। शी 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 अब इस बॉन्ड के बीच में थोड़ा ना गंदगी घुसी है। गंदगी है पानी में, तुम्हारे में पीने वाले पानी में कम है, टैप वाले पानी में और थोड़ी ज्यादा है, नदी के पानी में और ज्यादा है, समुद्र के पानी में और ज्यादा हो सकती है। कोई छोटी सी नदी हो जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, उसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो तो सेम रहता है ना। तो चाहे आप नदी का पानी लो, अपनी घर में टंकी जो आती है, टंकी जो चलती है उसका पानी लो, या अपने जो आप पानी पी रहे हो उसका पानी, ठीक है, जल लो, वाटर लो, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एटम, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी कि 1:8, 1:8 और 1:8। ठीक, तो कोई भी पानी लो, कोई भी वाटर लो, कोई भी जल लो, या कहीं से भी लो, पानी का जो स्ट्रक्चर है, पानी का जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो है वो सेम रहेगा। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो यही कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड है, किसी भी तरीके से बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। चलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, मिटा दो इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, प्रूफ है ना, एक प्रूफ है छोटा सा। ये माइक है तो प्रूफ क्या है कि हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या देखा कि कंपाउंड बनाया हमने MgO या CaO बनाया, ठीक है, कुछ भी बनाया, MgO बनाया, CaO बनाया, वाटर बनाया, कुछ भी बनाया। अब बना कैसे कि ये हमने मान लो एक कंपाउंड बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या हुआ कि Mg जो लिया हमने वो लिया 0.243 ग्राम, ऑक्सीजन जो लिया वो हमने लिया 0.16 ग्राम, और जो हमारे पास कंपाउंड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो हमारे पास बना 0.403 ग्राम। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि Mg हमने ले लिया है 0.182 ग्राम, ऑक्सीजन हमने ले लिया है 0.12 ग्राम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास बना बाद में वो कितना बना 0.302 ग्राम। अब देखो कि रेशियो किस तरह का आता है। एक्सपेरिमेंट 1 में देखो Mg अपॉन O का रेशियो देखो क्या आता है 0.243 और 0.160। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली
ये होता है इक्वल और ये होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं है लेकिन लगभग लगभग इक्वल है। तो ये आपका आता है लगभग 1.5। इसमें देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में mg/o is equal to 0.182 बटे 0.120। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी लगभग लगभग कितना आएगा, 1.51 के आसपास आएगा, 1.509 या 1.508, लगभग लगभग 1.5 के आसपास। ठीक है, अप्रोक्स कर लेते हैं तो 1.5 आएगा। 1.5 यानी कि क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3/2, डेढ़ होता है 3/2, 3। तो देखो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में बनाया तब भी यही आया, एक्सपेरिमेंट 2 में बनाया तब। ठीक है, अब कोई बच्चा ये सवाल ना उठाए कि सर ने तो बोल दिया, अपने आप से डाटा बना के दे दिया। ये जो क्वेश्चन है या कोई भी एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं, ये भी बच्चे किसी न किसी किताब का है ना। आप अपनी किताब में जाके देखोगे, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपको सेम चीज मिलेगी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन ही रहता है कोई भी एक्सपेरिमेंट का। चाहे आप अपने लैब में भी जाके, ये केवल थ्योरेटिकल चीज नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। आप जब जाके लैब में प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो, आपको पता है कि कैसा टाइट्रेशन करना है, कितना ग्राम लेना है, कितना लेना है, तो आपके सामने ये सब चीजें डाटा बिल्कुल सामने आने लगता है। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, हमारी रियल लाइफ से। इसे उतार लो, फिर देखना है जो हटा दूं। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है हमारे पास तीसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन सा लॉ है, हमारा तीसरा लॉ है। आज केवल लॉ की बात करेंगे, आगे की बात आगे करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है, when two element एलिमेंट्स, ठीक है ना, कभी कुछ अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आएंगे सर एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स नहीं होता, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, more than one compound, then the different masses, then the different masses of one element which combine with fixed mass of another element bears a simple whole number ratio to one another, मतलब एक दूसरे के साथ। ये क्या कहता है, पहले जो देखें विजिबल है सब कुछ, कोई फायदा नहीं है वीडियो बिगड़ती है तो। देखो क्या कहता है कि when two element combine to form more than one compound, मतलब दो एलिमेंट हैं, कोई भी दो एलिमेंट है, वो एक साथ कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं।
कोई भी दो एलिमेंट है वो एक साथ कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अब एक से ज्यादा कंपाउंड जब वो बना रहे हैं तो एक एलिमेंट का अगर मास हम फिक्स कर दें, अगर एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर, दूसरे एलिमेंट का मास वेरिएबल कर रखा है हमने, एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया है। तो क्या करता है कि जब एक एलिमेंट का मास हमने फिक्स कर दिया है, दूसरा एलिमेंट जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है, उससे रिएक्शन कर रहा है, तो वो जितने मास से रिएक्शन करेगा उसमें आपस में एक तरह का रेशियो पाया जाता है, सिंपल होल नंबर रेशियो पाया जाता है। क्या दो एलिमेंट हैं आपस में कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, उन्होंने एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो क्या समझे हम कि जब कोई भी दो एलिमेंट एक साथ मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक का एलिमेंट अगर फिक्स है और दूसरे का वेरिएबल है तो उसके वेरिएबल मासेस में भी एक रेशियो पाया जाता है, वेरिएबल मासेस में भी एक रेशियो पाया जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, देखो एग्जांपल में देखो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें ही कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब देखो कार्बन 6C12 और ये 8O16, ये 6C12 और ये 8O16, ठीक है। तो देखो ये 12/16 या 12:16, इसे देखो 12 ये दो मॉलिक्यूल है ना 16 वाले, तो ये क्या हो गया, ये 12:32, दो एलिमेंट हैं, दो तरह के कंपाउंड बनाए, दो बात खत्म हुई। तीसरी बात कि एक के मास को हमने फिक्स कर दिया, देखो यहाँ ये 12 और यहाँ ये 12, ये हमने फिक्स कर दिया, बचा कौन सा, वेरिएबल वाला एलिमेंट, ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, मतलब अलग अलग हो रहा है, अलग अलग मास है। तो देखो ये यहाँ 16 ग्राम है और यहाँ 32 ग्राम है, आ गया सिंपल रेशियो, आ गया सिंपल रेशियो। यही तो कह रहा था हमारा लोग कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट एक साथ कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं और अगर एक के मास को हम फिक्स कर दें तो दूसरे का जो वेरिएबल मास होता है, तो अलग अलग कंपाउंड में जो वेरिएबल मास होता है वो आपस में कुछ ना कुछ रेशियो रखता है, आपस में एक सिंपल होल नंबर 1 3 2 3 1 2 1 4 इस तरह का रेशियो, ठीक है, पॉइंटो वाला नहीं, सिंपल नंबर रेशियो। एक और दिखाते हैं, एक और दिखाएं, एक और, ये हमने बनाया क्या, वाटर, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, वाटर बना दिया, और इसी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया ना। आगे क्या होता है इसके बारे में पूरा एक टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो देखो ये कौन है, 1H1 वाला है, ये 8O16 वाला है, दो मॉलिक्यूल, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 दूनी 32, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन। मास को फिक्स इसको कर दो, मास को फिक्स इसको कर दो, ठीक है, मास को फिक्स इसको कर दो, इसको कर दो, वेरिएबल कौन सा आ गया, ये वेरिएबल आ गया और ये वेरिएबल आ गया, तो ऑक्सीजन का मास क्या आ गया 16:32 1 2, सिंपल नंबर रेशियो आ गया। यही हमारा लॉ है, यही हमारा लॉ कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट एक साथ कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, अगर एक के मास को फिक्स कर दें तो दूसरे का जो वेरिएबल मास होता है अलग अलग कंपाउंड में वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 12th में हो या 11th में हो बच्चों, या नीट की तैयारी करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल की बात। क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं है प्रूफ होता है, प्रूफ देख लेते हैं।
क्योंकि इनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको प्रूफ करने के लिए आते हैं, कोई डाटा दिया होगा छोटा सा और प्रूफ करने के लिए आएगा। तो एक छोटा सा इसका हम क्या लेंगे, प्रूफ ले लेते हैं, फिर आगे अपने फोर्थ लॉ पर और फिफ्थ लॉ पर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 5 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कंपाउंड है। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कंपाउंड है। ये 28 ग्राम लिया हमने। चलो पहले कंपाउंड देख लेते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड होते हैं। N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। ठीक है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन कितना है, 14, 7 N 14 होता है ना, 7 N 14 और 8 O 16। तो 14 के 2 मॉलिक्यूल हैं यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन। 14 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन और 16 या 48 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन और 16 पंजे 80 ग्राम ऑक्सीजन। अब एक काम करते हैं, हम किसी भी एक के मास को हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे और दूसरे के मास को हम देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल हो रहा है, किस तरह से रेशियो दिखा रहा है। क्या करते हैं, 28 रख लेते हैं क्योंकि डबल कर देंगे तो आसान हो जाएगा, जब हाफ करेंगे तो पॉइंट में जाता है आंसर। 28 रख लेते हैं। ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये 28 ग्राम, ये 16 ग्राम, कोई चेंज नहीं करना। अब देखो ये 14 ग्राम 16 ग्राम से कर रहा, तो 28 ग्राम कितने से करेगा, 32 से। सीधी सी बात है, जब इसे डबल करोगे तो वो भी डबल हो जाएगा अपने आप, इसे डबल करोगे तो वो भी डबल। तो 14 ग्राम का कर दिया हमने 28, तो ये हो जाएगा कितना, 32। ये अपना 28 ही है, कोई चेंज नहीं आएगा। 28 और 48, ये चेंज करो, इसको डबल कर दो, ये भी डबल हो जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने कर दिया 28 और ये हो गया हमारा 62। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 28 और ये हमारा 80। ठीक है ना, एक को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे को वेरिएबल कर दिया। तो देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80। आ गया रेशियो, 1 2 3 4 5 सीधा रेशियो आ रहा है। एक को फिक्स कर दिया, दूसरे के वेरिएबल मास में सीधा रेशियो। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, यही जो भी है यही तक है। आगे देखो, ठीक है। अब एक चौथा रूल आता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, हमारे कोर्स में से वो हटा दिया है, 11th 12th के कोर्सेज में से वो हटा दिया है। लेकिन कभी-कभी बुरी किस्मत से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, चाहे वो इस कंपाउंड का हो, चाहे आगे किसी भी चैप्टर से आए, अगर कहीं रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज होने लगा या रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट कहीं यूज होने लगा, तो हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो एग्जामिनर है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो चाहता है कि हम फेल हो जाएं। ठीक है ना, तो हमें अपने आप को फेल नहीं करना है, हमें अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना है। तो रेसिप्रोकल भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा बड़ा लॉ नहीं है, छोटा सा। इसे मिटा लो, इसे तो उतार लो, फिर मिटा लो, फिर रेसिप्रोकल करते हैं, फिर डेरिवेटिव और फिर अवोगाड्रो और फिर खत्म। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, समझाना भी और समझना भी। चौथा है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। सब कुछ विजिबल है, एक बार चेक कर लें। अकेले वीडियो बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बार बार चेक करना पड़ता है कि वीडियो बन रही है, रुकी तो नहीं है, कुछ तो नहीं हुआ। When two elements combine separately with a fixed mass, with a fixed mass, then the ratio of masses, then the ratio of masses in which they do so, in which they do so, bear a small whole number ratio, bear a small whole number ratio to the ratio of masses to the ratio of masses in which they themselves, in ये तीन जो है लंबे लंबे, चार जो है ये थोड़े लंबे थे, बाकी सब छोटे छोटे, which they themselves combine, in which they themselves combine। मतलब क्या कहता है कि देखो, when two element combine separate with a fixed mass, मतलब कोई भी दो एलिमेंट हैं, उन्होंने किसी एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन किया। कोई भी दो एलिमेंट हैं, कोई भी ए और बी एलिमेंट हैं, इन दोनों ने कंबाइन किया सी के फिक्स मास, ठीक है। द रेशियो ऑफ मासेस दे डू सो, तो ये जिस रेशियो में आपस में कंबाइन हो रहे हैं, bear a whole number of ratio of masses in which they themselves combine। क्या समझे कि A ने C के साथ कंबाइन किया, B ने C के साथ कंबाइन किया, तो ये जिस रेशियो में कंबाइन करना है कि ये 4 ग्राम, ये 8 ग्राम, ये 4 ग्राम, ये 12 ग्राम, जिस भी रेशियो में आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे उसमें एक सिंपल नंबर का रेशियो आएगा, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं कैसे, एग्जांपल समझते हैं अलग। ये कार्बन है हमारे पास, ये सल्फर है हमारे पास, और ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इसमें रेशियो क्या आया, 12:32 का। इसमें रेशियो क्या आया, ये 16:32 होता है ना, 16:32, और ये 8:16। इसमें क्या रेशियो आया, 32:32 का, 12:32 का और 32:32 का, ठीक है। तो देखो, एक को हमने फिक्स कर दिया, ये तो हमारा फिक्स हो गया, ऑक्सीजन जो है ये फिक्स है। ये दोनों हमारे कंबाइन है, ये दोनों हमारे कंबाइन है, तो कितना आ रहा है हमारे पास, कार्बन और सल्फर का, ये कार्बन है और ये सल्फर है, तो कितना आ रहा है, 12:32। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 दिया 12 और 4 8 ठीक है। ये तो रेशियो आ गया जब ये एक तीसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अगर ये आपस में कंबाइन करें तब क्या बनाता है, तो बनता है हमारे पास CH2, 12 और 32 दूनी कितने, 64, 32 दूनी 64, 4 दिया 12, 16 चौका 64, 3/16 और 3/8,
इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे 3/8 और 3/16, ये हो जाएगा तो कितना रेशियो आ जाएगा 8/16 यानी कि 1। सिंपल नंबर रेशियो आ गया, सिंपल नंबर रेशियो आ गया। सिंपल सी यही बात कह रहा था कि जब कोई भी दो एलिमेंट तीसरे के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं तो वो जिस रेशियो में उससे कंबाइन होते हैं और अगर वो आपस में भी कंबाइन करते हैं तो जो रेशियो में कंबाइन करते हैं उन दोनों में आपस में सिंपल होल नंबर का रेशियो, यही ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल दिखाएंगे, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर ना है समझ में। एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं, आ जाएगा। अब यहाँ लाइव तो है नहीं कि डाउट पूछ लोगे, तो अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, 10 मिनट पीछे के ऊपर फिर से। ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है और इन दोनों ने करी हाइड्रोजन से रिएक्शन, ठीक। जब इन दोनों ने रिएक्शन करी तो हमारे पास बना H2O। जब इन दोनों ने रिएक्शन करी तो हमारे पास बना H2S और इधर बना H2। रेशियो 2:32, रेशियो 200। इसको फिक्स कर दो तो क्या बना हमारे पास 16:32, या S और O का क्या आया हमारे पास 32:16 यानी कि 2:1, ठीक है। अब अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं तो क्या आता है SO2 बनता है। नॉर्मली की बात कर रहे हैं, SO3 भी बन जाता है, तो जब उसकी थोड़ी सी चेंज होता है। ये क्या हुआ 32:32 यानी कि 1:1, क्या हो गया 32:32 हो गया। तो ये रेशियो कितना रहा 1:1 और ये रेशियो कितना रहा 2:1 यानी कि 1:1 बटे 2:1, कोई सा भी काट दो ये आ जाएगा आपका 1/2 या 2/1, जो भी है सिंपल नंबर रेशियो। यही हमसे कह रहा था, यही हमसे कह रहा था। चले अब 4 बड़े बड़े हो गए, एक छोटी सी आमदा का हाइपोथेसिस है, छोटा 5 मिनट का काम करते हैं, छोटा सा 5 मिनट का काम करते हैं, खत्म करो। वैसे भी काफी बड़ा है भैया, जिसको पढ़ना है बड़ा पढ़ लो, जिसको 15 मिनट में डॉक्टर बनना है जबरदस्ती किसी के साथ हमको काम पूरा कराना है, कंप्लीट कराना है, कॉन्सेप्ट के साथ कराना है तो वो हम कराएंगे भैया। कराना हमारी ड्यूटी है, करना ना करना आपकी ड्यूटी। चौथी बात आती है मास ऑफ कंजर्वेशन, मास ओवर डेफिनेट कोएफिशिएंट। पांचवा हमारे पास क्या हुआ, ये लूसेक लॉ। ये लूसेक लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, when gases react they do so in volume which beer is simple, which beer a simple whole number ratio to 1 another, ratio to 1 another, and to the volume of production and to the volume of product। क्या कह रहा है ये,
व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब कोई भी गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, दे डू इन वॉल्यूम इट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब कोई भी जब दो गैसेस या तीन गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो पहली बात तो आपस में भी एक रेशियो रखती हैं, दूसरी बात प्रोडक्ट के साथ भी एक रेशियो रखती हैं। आपस में भी रेशियो रखेंगे और प्रोडक्ट के साथ भी रेशियो रखेंगे। कैसे? H2 Cl2 2Hc, ये एक ये दो, हो गया सिंपल रेशियो। ठीक है, यही बात है, और कोई इशू नहीं। बस यही बात है कि जब और केवल गैसेस के लिए लॉ फाइनल होता है, गैसेस के लिए रूल फॉलो करता है, और किसी के लिए ये दो, मतलब कोई भी दो गैसेस जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो सिंपल रेशियो रखती हैं, प्रोडक्ट के साथ भी और आपस में। बस ये बात ये है। एक एग्जांपल लेते हैं और इससे हमने क्या लिया, 60 ml हमने नाइट्रोजन ली है प्लस 60 ml हमने हाइड्रोजन ली है, और दोनों गैसेस हैं, कोई भी लिक्विड में नहीं है। रिजल्टेंट मिक्सचर हमको निकालना है। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टेंट मिक्सचर हमको निकालना है। तो नाइट्रोजन की जो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बनती है, वो किस तरह से होती है, NH3, यहाँ दो हैं तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, यहाँ 6 हुए तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो कि ये एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम बना रहा है। एक वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम बना रहा है। ये 60 ml है, ये 60 ml है, दिया हुआ है हमको। इसकी 60 ml के लिए इसके कितने चाहिए होंगे हमको, 60 गुणा 3 यानी कि 180 ml। वो तो हमारे पास है नहीं रिएक्शन करने के लिए, तो उसे बढ़ाने की जगह इसको कम कर दिया जाए। कैसे कि अगर इसके 60 ml हमारे पास हैं तो इसके कितने बन जाएंगे हमारे पास, 20 ml से काम चल जाएगा। ठीक है, 20 ml से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक है, ये 3 है, तो ये दूसरा कितना बनेगा हमारे पास, 2 गुणा 20 यानी कि 40 ml। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि ये 60 ml पूरा खर्च हो गया, ये 20 ml हमारे पास यूज हुआ, बाकी सारा बच गया, क्योंकि अगर इसे 60 ml यूज करते तो वो हमारे पास उतना नहीं होगा, और 40 ml हमारे पास ये बचेगा। 40 ml इसका है बच्चों, इसका। ठीक है ना, अब दोनों को जब जोड़ोगे तो 80 ml आएगा, 60 + 20 80। एलएमसी को खराब नहीं कर रहे हैं, एलएमसी को कहीं खराब नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहीं खराब नहीं कर रहे हैं। ये इसका वॉल्यूम आया है 40 × 80, 40 × 80 और 60। तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या बचा, ये 20 ml यूज हुआ, तो 40 ml तो हमारे पास बच गया NH3, सॉरी N2, 0 बचा हमारे पास H2, खत्म हो गया वो तो पूरा, और 40 ml हमारे पास बचा, बना NH3। ठीक, बताओ, काफी लंबा हो गया लेक्चर, फटाफट बताओ इसको। एक आप लोग हाइपोथेसिस रखते हैं, खत्म करते हैं। या तो मेरी स्पीड कम है या तो कॉन्सेप्ट ज्यादा है, या तो मैं अपनी स्पीड सुधार लूं। कॉन्सेप्ट तो कम नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तो कम नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, अपनी स्पीड सुधारनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो कोशिश करी जाएगी कि आगे 40-45 या मैक्सिमम 50 मिनट तक लेक्चर खत्म हो जाए, 1 घंटे से पार ना जाए, क्योंकि बच्चे भी हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट हम कम नहीं करेंगे, मेरी स्पीड थोड़ी सी अगर कम है तो वो हम सुधार लेंगे। चलो, पांचवा लास्ट आता है हमारे पास आवो ग्रादो हाइपोथेसिस। आवो
एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमसे क्या कहती है? टेम्परेचर, प्रेशर, सेम, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, beer, बियर वाला नहीं यार, किंगफिशर नहीं है ये, बियर तो रखते हैं, बियर्स सेम नंबर ऑफ मोल। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर ये सभी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखें, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की सभी फिजिकल कंडीशन को सेम रखें, तो गैस चाहे कोई भी हो, उसका जो वॉल्यूम है अगर वो सेम वॉल्यूम है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी सेम होंगे। मतलब मान लो हमने टेम्परेचर रख दिया है 298 केल्विन, नॉर्मली रखा जाता है, प्रेशर हमने रख दिया है 1 3 डिब्बे ले लिए हमने, इसमें हमने हाइड्रोजन भर दी है, इसमें हमने नाइट्रोजन भर दी है, और इसमें हमने ऑक्सीजन भर दी है। तो अब और तीनों ये 100 ml के हैं, ये भी 100 ml, ये भी 100 ml और ये भी 100। तो यहाँ पर भी अगर मॉलिक्यूल X है तो यहाँ पर भी X ही होंगे और यहाँ पर भी X ही। ठीक है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कुछ नहीं कहती है, वो केवल ये कहती है आपसे, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आपने इक्वल रखा है, सभी कंडीशन को इक्वल रखा है, तो इक्वल वॉल्यूम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता है। इक्वल वॉल्यूम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है। 100 ml अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इक्वल होंगे, 100 ml नाइट्रोजन है तो उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे लेकिन संख्या में उतने ही होंगे। ऑक्सीजन है तो वहां ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे लेकिन संख्या में उतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वेलसेक लॉ और आवर्त। ये हमने 6 लॉ पूरे पढ़ लिए, नॉर्मली 5 आते हैं, क्या बोलते हैं लॉ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी, आगे इससे आगे बात करेंगे, जो भी आएगा आपका उसके आगे बात करेंगे। पहले थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे थोड़ी सी करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।